बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक अत्यंत शांत और हरे भरे अंचल में सूर्यपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां की सुबह चिड़ियों के चहकने से और शाम मंदिरों की मधुर घंटियों से होती थी। इस गांव की मिट्टी में एक अजीब सी सौंधी खुशबू थी, जो हर आने जाने वाले का मन मोह लेती थी। और यहाँ के लोग अपनी सादगी और ऊंचे संस्कारों के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। चारों तरफ लहलहाते खेत और विशाल बरगद के पेड़ गांव की सुंदरता में चार चांद लगा देते थे, जिससे पूरा वातावरण किसी स्वप्नलोक जैसा प्रतीत होता था। और रात को तारों की छांव में पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता था। इसी सुंदर गांव के एक कोने में मिट्टी और ईंटों से बना एक साफ सुथरा घर था, जिसकी दीवारों पर गोबर और चूने से सुंदर चित्रकारी की गई थी और जहां की दहलीज हमेशा फूलों से सजी रहती थी। इस घर की मालकिन माया थी, जो अपनी सादगी, मीठी बोली और सेवा भाव के कारण पूरे सूर्यपुर में बहुत ही आदर के साथ देखी जाती थी। और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति रहती थी, जिसे देखकर किसी का भी दुख कम हो जाता था। माया का जीवन अपने घर, अपनी छोटी सी बगिया और तुलसी के पौधे के इर्द गिर्द ही सिमटा हुआ था, जिसे वह पूरे समर्पण और निस्वार्थ प्रेम के साथ संभालती थी। माया रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागती थी और सबसे पहले अपने आंगन को झाड़ बुहार कर साफ करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि जिस घर का आंगन साफ होता है, वह साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। वह बड़ी ही तन्मयता के साथ कुएं से ताज़ा पानी भर कर लाती और फिर रसोई में जाकर मिट्टी के चूल्हे पर बहुत ही धीमी आंच में सबके लिए भोजन तैयार करती थी, जिसकी महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। उसकी हर क्रिया में एक अजीब सा धैर्य और अनुशासन झलकता था, मानो वह अपने हर काम को ईश्वर की पूजा समझकर कर रही हो, और उसका हृदय भक्ति से भरा रहता था। अपने घर के एक एक कोने को सजाना और उसे संवारना माया का सबसे प्रिय शौक था। इसलिए वह हर दोपहर खाली समय में पुराने कपड़ों से सुंदर पायदान बनाती या फिर मिट्टी के घड़ों पर सुंदर रंग और आकृतियां उकेरती थी। उसे पुराने रीति रिवाजों और लोकगीतों से बहुत लगाव था, इसलिए अक्सर काम करते समय वह गुनगुनाती रहती थी, जिससे घर का माहौल हमेशा सकारात्मक और खुशहाल बना रहता था। और घर के बड़े बुजुर्ग उसे साक्षात अन्नपूर्णा का रूप मानते थे। माया का स्वभाव इतना कोमल था कि वह किसी परिंदे को भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी, और रोज छत पर दाना पानी रखना, कभी दूसरे पास परी देना नहीं भूलती थी। लेकिन इस बाहरी शांति के पीछे माया के मन के किसी गहरे कोने में एक अनजानी सी तड़प और अधूरेपन का एहसास छिपा हुआ था, जो अक्सर उसे चांदनी रातों में अकेले छत पर बैठकर सोचने के लिए मजबूर कर देता था। वह अपनी उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां उसे एक ऐसे साथी की कमी महसूस होती थी, जो उसके मन की मौन बातों को समझ सके और उसे वह प्रेम और सुरक्षा दे सके, जिसका उसने बचपन से सपना देखा था। उसके लिए प्रेम केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि एक पवित्र बंधन था, जिसमें वह खुद को पूरी तरह समर्पित करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। गांव की अन्य स्त्रियां अक्सर कुएं पर पानी भरते समय माया से उसकी शादी और भविष्य के बारे में हंसी मजाक करती थीं, जिसे सुनकर वह केवल मुस्कुरा देती थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट पैदा होने लगती थी। वह सोचती थी कि क्या कभी कोई ऐसा इंसान उसके जीवन में आएगा जो उसकी सादगी की कद्र करेगा और उसे वह सम्मान देगा जिसकी वह हकदार है, या फिर उसका जीवन इसी तरह खामोशी में बीत जाएगा। माया का हृदय एक कोरे कागज की तरह था, जिस पर वह प्रेम की सुंदर इबारत लिखना चाहती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि प्रेम की राहें कितनी पथरीली होती हैं। उस दिन गांव में हवा का रुख कुछ बदला हुआ सा लग रहा था, और बादलों की लुका छिपी के बीच एक अजीब सी बेचैनी का अनुभव हो रहा था, जैसे प्रकृति किसी आने वाली बड़ी घटना का संकेत दे रही हो। माया अपने आंगन में बैठी हुई कपास से बत्तियां बना रही थी, जब उसने महसूस किया कि उसका मन बार बार भटक रहा है और उसे किसी अनिष्ट की आशंका सता रही है, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक रहे और उसके घर की शांति और मर्यादा पर कभी कोई आंच न आए, क्योंकि वह अपने सम्मान को अपनी जान से भी प्यारा मानती थी।
गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जब कोई बहुत अधिक सीधा और सरल होता है तो नियति अक्सर उसकी कड़ी परीक्षा लेती है, ताकि उसकी आत्मा की गहराई को मापा जा सके। और माया के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। वह एक ऐसी मर्यादा की प्रतीक थी जिसने कभी किसी पर बुरी नजर नहीं डाली और न ही कभी किसी के बारे में बुरा सोचा। इसलिए उसके मन में कपट का कोई स्थान नहीं था। उसकी यही निश्चलता और दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेने की आदत उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल होने वाला था। जैसे जैसे शाम ढलती गई, सूर्यपुर की गलियों में अंधेरा गहराने लगा और सियार की आवाजें सुनाई देने लगीं, जिससे वातावरण में एक रहस्यमयी शांति छा गई। और माया ने अपने घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाकर रख दिया। वह अपनी रसोई में रात का खाना बना रही थी और लकड़ी के जलने की आवाज के बीच उसे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं, जो किसी अनजाने डर से तेज हो रही थी। उसने बार बार खुद को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, जैसे वह किसी के आने का इंतजार कर रही हो। उस समय गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हर घर से मिट्टी के दियों की धीमी रोशनी बाहर आ रही थी, जो पूरी बस्ती को एक जादुई चमक दे रही थी और हवा में चमेली के फूलों की खुशबू तैर रही थी। माया ने अपनी साही का पल्लू ठीक किया और भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर अपनी रक्षा की गुहार लगाई, क्योंकि वह जानती थी कि एक अकेली स्त्री के लिए मर्यादा का पालन करना इस कठोर समाज में कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उसके पूर्वजों ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि स्त्री का असली गहना उसका चरित्र है और उसे हर हाल में बचाकर रखना चाहिए। गांव का वह पुराना नीम का पेड़, जो माया के घर के ठीक सामने खड़ा था, कई सदियों का गवाह था और उसने न जाने कितनी कहानियों को बनते और बिगड़ते देखा था। वह भी आज खामोश खड़ा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। उसकी पत्तियां धीरे धीरे सरसरा रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो वे माया को चेतावनी दे रही हों कि आने वाला समय उसके धैर्य और निष्ठा की बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाला है। लेकिन माया इन संकेतों से बेखबर अपने घर की साफ सफाई में व्यस्त थी और उसे लग रहा था कि उसका समर्पण ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। रात के दूसरे पहर में, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, माया को खिड़की के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जिससे उसकी नींद अचानक उचट गई और वह डर के मारे कांपने लगी। उसने सावधानी से अपनी खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। केवल सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज आती रही, जिसने उसके मन के डर को और भी अधिक बढ़ा दिया था। उसने अपनी कंबल को कसकर ओढ़ लिया और खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि शायद यह कोई आवारा जानवर होगा, लेकिन उसका अंतर्मन कुछ और ही कह रहा था। अगली सुबह जब वह जगी तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में एक अजीब सी भारीपन है और उसके चेहरे की चमक कुछ कम हो गई है, जैसे उसने रात भर कोई डरावना सपना देखा हो जिसका उसे याद नहीं आ रहा। उसने रोज की तरह अपने काम शुरू किए, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था और वह बार बार उसी आहट के बारे में सोच रही थी जिसने उसकी शांति भंग कर दी थी। वह नहीं जानती थी कि यह केवल एक शुरुआत है और आने वाले दिनों में उसका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, जहां उसे अपने ही सिद्धांतों से समझौता करना पड़ेगा। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा होने लगे थे और नई नई चर्चाएं शुरू हो गई थीं, क्योंकि शहर से कुछ लोग गांव की जमीनों का मुआयना करने आने वाले थे और इससे पूरे गांव में एक नई हलचल पैदा हो गई थी। माया ने इन बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका मानना था कि बाहरी दुनिया की हलचल उसके घर की शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन वह यह भूल गई थी कि समाज और व्यक्ति एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी और उसे किसी भी प्रकार के बदलाव की इच्छा नहीं थी जो उसके सुखद वर्तमान को बदल दे। माया का व्यक्तित्व एक बहती हुई नदी की तरह था, जो शांत और शीतल होती है, लेकिन यदि उसका मार्ग अवरुद्ध किया जाए तो वह अपना रास्ता खुद बना लेती है, और यही उसकी असली पहचान थी। उसने हमेशा दूसरों की खुशी को अपने ऊपर रखा और कभी भी अपनी इच्छाओं को किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की।
जिससे वह सबकी चहेती बन गई थी। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी इसी अच्छाई का लाभ उठाने के लिए कोई घात लगाए बैठा है, जो उसे प्यार के नाम पर छलने की योजना बना रहा है। दिन बीतते गए और माया के मन की बेचैनी धीरे धीरे एक ठहरे हुए पानी की तरह शांत होने लगी। लेकिन वह तूफान से पहले की शांति मात्र थी, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी और अपनी सादगी में मगन थी। वह रोज मंदिर जाती और वहां के पुजारी जी से धर्म कर्म की बातें सुनती, जिससे उसे आत्मिक बल मिलता था और उसे लगता था कि धर्म का मार्ग ही उसे हर संकट से बचा सकता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो केवल उन लोगों में होती है जिनका मन साफा और निष्पाप होता है, और यही चमक सबको आकर्षित करती थी। सूर्यपुर का वातावरण अब धीरे धीरे बदलने लगा था, क्योंकि शहर के प्रभाव ने गांव की भोली भाली संस्कृति में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी थी और लोग अब भौतिक सुख सुविधाओं की बातें अधिक करने लगे थे। माया को यह बदलाव पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे सादगी और प्राकृतिक जीवन ही सबसे अधिक प्रिय था। जहां रिश्तों की अहमियत चीजों से ऊपर होती थी, वह अक्सर सोचती थी कि क्या वह इस बदलते हुए परिवेश में खुद को ढाल पाएगी या फिर उसकी मर्यादा उसे इन सब बातों से दूर रखेगी, जो उसके लिए चिंता का विषय था। एक दोपहर जब वह अपने घर के पिछवाड़े में सब्जियां तोड़ रही थी, तभी उसने एक अजनबी को अपने घर के करीब से गुजरते हुए देखा, जिसके कपड़े और अंदाज़ गांव वालों से बिल्कुल अलग थे और उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। माया ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लीं, क्योंकि उसे परायों से बात करना या उन्हें देखना पसंद नहीं था। लेकिन उस अजनबी की एक नज़र ने उसके मन में हलचल पैदा कर दी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस व्यक्ति में ऐसा क्या था जिसने उसे पल भर के लिए विचलित कर दिया और वह अपने काम में फिर से जुट गई। गांव की आबोहवा में अब एक नयापन था और हर कोई उस नए आने वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था, जो शहर से आया था और जिसके पास बहुत सारा धन और साधन थे, जिससे गांव वाले प्रभावित थे। माया के लिए यह सब गौण था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि वही व्यक्ति उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी सीख बनने वाला है, जो उसे प्यार और धोखे के बीच का अंतर समझाएगा। वह अपने घर की चारदीवारी में सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन नियति के खेल को कोई नहीं टाल सकता था। माया के मन में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। वह एक तरफ तो अपनी पुरानी परंपराओं को बचाए रखना चाहती थी और दूसरी तरफ उसके भीतर का खालीपन उसे किसी नए अनुभव की ओर प्रेरित कर रहा था। वह अपने घर की मर्यादा को लेकर बहुत संवेदनशील थी और उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे उसके परिवार या गांव के सम्मान पर कोई दाग लगे। इसलिए वह हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। लेकिन प्रेम एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे सुलगती है, और जब तक इंसान को इसका एहसास होता है, तब तक सब कुछ जलकर राख हो जाता है। वह अक्सर अपने आंगन में लगे चमेली के फूलों को निहारती और सोचती कि जिस तरह ये फूल अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाते हैं, क्या उसका जीवन भी कभी इसी तरह महक उठेगा या वह केवल कर्तव्यों के बोझ तले दबा रहेगा। माया का जीवन एक तपस्या की तरह था, जहां वह हर दिन खुद को दूसरों की भलाई के लिए होम करती थी और बदले में उसे केवल सम्मान और दुआएं ही मिलती थीं, जो उसके लिए पर्याप्त थीं। उसे नहीं पता था कि आने वाला कल उसे एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर देगा जहां उसे अपने ही सम्मान के लिए अपनों से लड़ना पड़ेगा। उस रात चांद बहुत बड़ा और चमकीला था और माया अपनी छत पर टहल रही थी जब उसने फिर से उसी अजनबी की मधुर आवाज सुनी, जो कहीं दूर कोई गाना गुनगुना रहा था, और उस आवाज में एक अजीब सा दर्द और आकर्षण था। उस आवाज ने माया के हृदय के उन तारों को छेड़ दिया जिन्हें उसने बरसों से दबाकर रखा था, और उसे पहली बार ऐसा लगा कि शायद वह भी किसी के लिए विशेष हो सकती है। वह अपनी मर्यादाओं के घेरे में रहकर भी उस करीब और कुछ पक्षा करती है अज्ञात खिंचाव को महसूस कर रही थी, जो उसे एक अनजानी दिशा में ले जा रहा था। माया ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि वह जानती थी कि भावनाओं के आवेग में बहना एक स्त्री के लिए खतरनाक हो सकता है, विशेषकर उसके जैसे गांव में जहां दीवारों के भी कान होते हैं।
उसने तय किया कि वह अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आने देगी और अपने घर की पवित्रता को वैसे ही बनाए रखेगी जैसे वह अब तक करती आई है, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी क्यों न बदल जाए। उसकी आंखों में नींद के बजाय अब भविष्य की अनिश्चितता के सवाल तैर रहे थे और वह चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी छत को निहारती रही। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और शीतल थी, लेकिन माया के मन के भीतर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसे वह चाहकर भी शांत नहीं कर पा रही थी, और उसके कदम रोज की तरह कुएं की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उसने देखा कि विक्रम नीम के पेड़ के नीचे खड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा था, और जैसे ही उसकी नज़र माया पर पड़ी, उसने एक ऐसी मुस्कान दी जिसने माया के भीतर घबराहट और एक अनजानी खुशी दोनों को एक साथ पैदा कर दिया था। उसने अपनी पानी की गगरी को कसकर पकड़ा और बिना उसकी ओर दोबारा देखे तेज कदमों से आगे बढ़ गई। लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि गांव की हर पनिहारिन उसकी आंखों में छिपे उस राज्य को पढ़ लेगी जो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। विक्रम ने बहुत ही चतुराई से गांव के लोगों का भरोसा जीतना शुरू कर दिया था, और वह अक्सर माया के घर के पास से गुजरते समय उससे शहर की कहानियां और वहां की सुख सुविधाओं के बारे में बड़ी मीठी मीठी बातें करता था ताकि उसका ध्यान खींच सके। वह कहता था कि माया, तुम इस छोटे से गांव के लिए नहीं बनी हो। तुम्हारी सुंदरता और सादगी को तो किसी बड़े शहर के महल में होना चाहिए था, जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जा सके और तुम्हें इतनी मेहनत न करनी पड़े। माया उसकी बातों को सुनकर अंदर ही अंदर शर्म से लाल हो जाती थी और उसे लगता था कि शायद यही वह बात करे व्यक्ति है जो उसकी नीरस जिंदगी में रंग भर सकता है और उसे वह सब कुछ दे सकता है जिसका उसने केवल सपना देखा था। धीरे धीरे गांव की गलियों में दबी जुबान में बातें होने लगी थीं, और औरतों ने कुएं पर पानी भरते समय एक दूसरे के कान में फुसफुसाना शुरू कर दिया था कि माया आजकल कुछ बदली बदली सी नजर आती है और वह उस शहरी बाबू से इतनी बातें क्यों की करती है। लीला, जो माया की पड़ोसी थी, ने एक दिन तंज कसते हुए कहा कि अरे भाई, शहर की हवा लगते ही अच्छे अच्छों की मति फिर जाती है। अब देखो, हमारी सीधी सादी माया को भी नए नए ख्वाब आने लगे हैं और वह अपनी मर्यादा भूल रही है। माया ने इन बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन समाज के ये कटाक्ष उसके दिल में सुइयों की तरह चुभ रहे थे। फिर भी वह विक्रम के जादू से खुद को बचा नहीं पा रही थी। विक्रम बहुत ही शातिर खिलाड़ी था और उसने माया की भावनात्मक कमजोरी को भांप लिया था। इसलिए वह उसे बार बार यह एहसास दिलाता था कि समाज केवल जलता है और उसे किसी की परवाह किए बिना अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि प्यार में कोई बंधन नहीं होता। उसने एक शाम माया को अकेले में पाकर कहा कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें इस दुनिया की परवाह छोड़नी होगी और मेरे साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। माया उस समय उसकी बातों के जाल में इतनी उलझ चुकी थी कि उसे विक्रम की हर बात सही लगने लगी थी और उसने अपना विवेक खोना शुरू कर दिया था, जो उसके पतन की पहली सीढ़ी थी। एक दिन दोपहर के समय जब धूप बहुत तेज थी, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी माँ माया के घर आईं और अपनी लाठी टेकते हुए उसके आंगन में बैठ गईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता और गहराई थी जो सब कुछ देख पा रही थी। उन्होंने माया को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े ही शांत स्वर में केवल एक वाक्य कहा कि बेटी, याद रखना कि जो बादल बहुत गर्जना करते हैं वे बरसते नहीं हैं और सुनहरी दिखने वाली हर चीज सोना नहीं होती, इसलिए अपने कदम जरा संभल कर रखना। माया ने उस समय उनकी बात का महत्व नहीं समझा और केवल सिर हिलाकर रह गई, लेकिन दादी माँ की वह आवाज उसके कानों में देर तक गूंजती रही और उसे एक अनजाना डर सताने लगा। विक्रम का प्रभाव माया पर इस कदर बढ़ गया था कि वह अब दिन में कई बार उससे चोरी छिपे मिलने लगी थी और उसने घर के कामों में भी लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी, जिससे गांव वालों का शक यकीन में बदलने लगा था और अफवाहें आग की तरह फैलने लगी थीं। गांव के मुखिया ने भी एक बार माया के प्रति चिंता व्यक्त की और कहा कि हमें अपने गांव की इज्जत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती पूरे समाज का सिर
झुका सकती है और माया को अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। इन सब चेतावनियों के बावजूद माया को लग रहा था कि वह जो कर रही है वह सही है, क्योंकि विक्रम ने उसे विश्वास दिला दिया था कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। विक्रम अक्सर माया को उकसाता था कि वह अपनी संपत्ति और गहनों के बारे में उसे जानकारी दे, ताकि वे शहर जाकर एक बड़ा कारोबार शुरू कर सकें और सुख से रह सकें। और माया ने उसकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया था। वह अब विक्रम के कहे अनुसार चलने लगी थी और उसने अपने भविष्य के सारे फैसले उसके हाथों में सौंप दिए थे, यह सोचे बिना कि वह एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर रही है जिसका कोई आधार नहीं है। उसकी सहेलियों ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने सबकी बातों को जलन मानकर ठुकरा दिया और खुद को एक ऐसे अंधेरे कमरे में बंद कर लिया जहां केवल विक्रम की आवाज सुनाई देती थी। गांव के माहौल में अब एक भारीपन आ गया था और माया जब भी बाहर निकलती, लोग उसे हिकारत की नजरों से देखने लगते थे या फिर मुंह फेर लेते थे, जिससे उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा था। लेकिन विक्रम उसे फिर से संभाल लेता था। वह उसे कहता था कि यह गांव वाले बहुत ही संकीर्ण सोच के हैं और वे कभी नहीं चाहेंगे कि तुम खुश रहो, इसलिए तुम्हें उनसे दूरी बना लेनी चाहिए और केवल मुझ पर भरोसा करना चाहिए, जो तुम्हारा असली शुभचिंतक है। माया को लगने लगा था कि पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है और केवल विक्रम ही उसका एकमात्र सहारा है, जिससे वह और भी अधिक उसकी गिरफ्त में आती चली गई और अपनी पहचान खोने लगी। दादी माँ एक बार फिर माया के पास आईं और इस बार उनकी आवाज में थोड़ी कठोरता थी, क्योंकि उन्हें गांव में फैल रही गंदगी का एहसास हो गया था और वे नहीं चाहती थीं कि उनकी आंखों के सामने किसी बच्ची का जीवन बर्बाद हो। उन्होंने माया से कहा कि जब जत्ती सियांचल वहां को चिड़िया अपने घोंसले को छोड़कर किसी शिकारी के पास जाती है तो उसे लगता है कि वह आजाद हो रही है, लेकिन असल में वह अपनी मौत की ओर बढ़ रही होती है। इसलिए अभी भी समय है कि तुम खुद को इस दलदल से बाहर निकाल लो। माया ने उनकी बात काटकर कहा कि आप पुराने जमाने की हैं और प्यार को नहीं समझती। लेकिन दादी माँ केवल एक ठंडी आह भरकर वहां से चली गईं। गांव के कुछ शरारती तत्वों ने अब माया को परेशान करना शुरू कर दिया था और वे अक्सर उसके घर के बाहर रात को आवाजें लगाते थे या फिर दीवारों पर गंदी बातें लिख देते थे, जिससे माया का घर से निकलना दूभर हो गया था। विक्रम इन सब बातों का फायदा उठाकर उसे और भी डराने लगा कि यहाँ रहना अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए ताकि वे चैन की सांस ले सकें। माया डर और मोह के बीच फंसी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी मर्यादा को बचाए या उस प्रेम को जिसे वह सच मान बैठी थी। और इसी उधेड़बुन में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। बरसात का मौसम शुरू हो गया था और गांव की सड़कें कीचड़ से भर गई थीं, ठीक उसी तरह जैसे माया के जीवन में बदनामी की कीचड़ फैलती जा रही थी और वह उसे साफ करने के बजाय उसमें और धंसती जा रही थी। विक्रम ने अब अपनी चालें तेज कर दी थीं और वह माया पर दबाव बनाने लगा था कि वह अपने घर के कागजात और कीमती सामान इकट्ठा कर ले ताकि वे आने वाली पूर्णमासी की रात को गांव छोड़ सकें। माया के मन में एक बार फिर हिचकिचाहट हुई, क्योंकि वह उस घर को छोड़ना नहीं चाहती थी जहां उसका बचपन बीता था। लेकिन विक्रम के झूठे आंसुओं ने उसे पिघला दिया और वह तैयार हो गई। गांव के कुएं पर अब औरतों की सभा जमती थी, जहां माया की हर हरकत का विश्लेषण किया जाता था और कुछ लोग तो उसे गांव से बाहर निकालने तक की बातें करने लगे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उसकी वजह से उनकी बहू बेटियों पर बुरा असर पड़ेगा। काकी सी दोस्तर की बात ही, जो गांव की सबसे तेज तर्रार औरत मानी जाती थी, उसने साफ कह दिया कि ऐसी कुल्टा स्त्री के साथ रहना पाप है और अगर इसने अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाई तो हम सब मिलकर इसका बहिष्कार करेंगे। ये बातें जब माया के कानों तक पहुंची तो वह फूट फूट कर रोई, लेकिन विक्रम ने उसे अपनी बाहों में भरकर फिर से शांत कर दिया और उसे यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। विक्रम के मन में कोई प्रेम नहीं था, वह तो बस माया की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे लूटना चाहता था।
और उसने शहर में अपने कुछ साथियों को पहले ही खबर दे दी थी कि वह जल्द ही एक बड़ी शिकार के साथ वहां पहुंचने वाला है। उसे माया की भावनाओं से कोई सरोकार नहीं था और वह केवल उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह माया को पूरी तरह से कंगाल कर दे और उसे मझधार में छोड़ दे। माया की आंखों पर मोह की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसे विक्रम के चेहरे के पीछे छिपा शैतान नजर नहीं आ रहा था और वह उसे अपना मसीहा मानती रही। एक रात जब बिजली कड़क रही थी, माया को अपने कमरे में कुछ अजीब सी आहटें सुनाई दीं, जैसे कोई उसके बक्से को खंगाल रहा हो। और जब उसने गौर से देखा तो वह विक्रम था, जो बड़ी बेरहमी से उसके गहने ढूंढ रहा था। माया को उस समय बहुत बड़ा झटका लगा और उसने पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो। तो विक्रम ने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया कि वह केवल सुरक्षा के लिए उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रहा है ताकि रास्ते में कोई परेशानी न हो। माया ने उसकी बातों पर फिर से विश्वास कर लिया, लेकिन उस रात उसके मन में पहली बार शक का एक छोटा सा बीज बोया गया, जो आगे चलकर वटवृक्ष बनने वाला था। दादी माँ ने गांव के मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना की कि वे माया को सद्बुद्धि दें और उसे उस विनाश से बचाएं जो उसके दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है, क्योंकि वे जानती थीं कि माया दिल की बुरी नहीं है, बस भटक गई है। उन्होंने पुजारी जी से भी बात की कि क्या वे किसी तरह माया को समझा सकते हैं, लेकिन पुजारी जी ने कहा कि जब अहंकार और मोह चरम पर हो तो इंसान को केवल वही दिखाई देता है जो वह देखना चाहता है, बाकी सब उसे दुश्मन ही नजर आते हैं। गांव का वह पुराना बरगद का पेड़ भी जैसे खामोश होकर इस तमाशे को देख रहा था और अपनी शाखाएं झुकाए हुए था। माया की रातों की नींद अब हराम हो गई थी और वह अक्सर आधी रात को जागकर अपने भविष्य के बारे में सोचती थी कि क्या वह वाकई विक्रम के साथ खुश रह पाएगी या फिर वह केवल अपनी जिद के पीछे भाग रही है। उसे अपने माता पिता की याद आने लगी थी, जिन्होंने उसे इतने लाड प्यार से पाला था और हमेशा मर्यादा में रहने की शिक्षा दी थी। और वह सोचने लगी कि अगर वे जीवित होते तो आज उसकी यह हालत देखकर कितना दुखी होते। लेकिन फिर विक्रम का चेहरा उसके सामने आ जाता और उसकी सारी हिम्मत टूट जाती। वह फिर से उसी मायाजाल में फंस जाती जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। गांव के बाजार में भी अब माया के चर्चे आम हो गए थे और दुकानदार उसे सामान देने में आनाकानी करने लगे थे, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी साख पूरी तरह से खो दी है और अब उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। एक दिन जब वह आटा लेने गई तो दुकानदार ने कहा कि बहन जी, हमारे पास आपके लिए समय नहीं है और हम उन लोगों के साथ व्यापार नहीं करते जो अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिला देते हैं। माया का सिर शर्म से झुक गया और वह बिना कुछ बोले वहां से लौट आई। उसके दिल में एक टीस उठी कि उसने अपनी सादगी का क्या मोल चुकाया है। विक्रम अब माया से कटने लगा था और उसकी बातों में पहले जैसी मिठास नहीं रही थी, बल्कि वह अक्सर उस पर झल्लाने लगा था और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था ताकि वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाए। वह कहता था कि तुम तो एक गंवार औरत हो जिसे कुछ नहीं पता और तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम्हें इस नर्करूपता था का तुम्हें मैं इस नर्करूपता था से बाहर निकाल रहा हूँ, वरना तुम यहीं सड़कर मर जाती। माया को उसकी इन बातों से बहुत दुख होता था, लेकिन वह अब इतनी दूर निकल आई थी कि उसे पीछे मुड़ने में डर लगता था और उसे लग रहा था कि अब उसे यह सब सहना ही पड़ेगा। गांव की एक छोटी लड़की ने माया को एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर किसी ने चेतावनी लिखी थी कि वह विक्रम से सावधान रहे, क्योंकि वह शहर में पहले भी कई औरतों को धोखा दे चुका है और उसका असली नाम कुछ और है। माया ने जब वह कागज विक्रम को दिखाया तो उसने उसे फाड़कर फेंक दिया और कहा कि यह सब तुम्हारी सहेलियों की चाल है जो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती हैं और तुम्हें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। माया ने फिर से उसकी बात मान ली, लेकिन उसके भीतर का संदेह अब धीरे धीरे आकार लेने लगा था और वह हर चीज को गौर से देखने लगी थी। अमावस्या की रात नजदीक आ रही थी और विक्रम ने माया को अंतिम चेतावनी दी थी कि अगर वह उस रात उसके साथ नहीं चली तो वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा।
जिससे माया घबरा गई। उसने अपनी माँ के पुराने गहने और अपनी जमा पूंजी एक पोटली में बांध ली और चुपचाप रात के साए में निकलने की तैयारी करने लगी। लेकिन उसका मन बार बार उसे धिक्कार रहा था कि वह जो कर रही है वह गलत है। उसे अपने घर की दीवारों से भी जैसे शिकायत थी, और उसे लग रहा था कि वे उससे कह रही हैं कि मत जाओ, यहाँ तुम्हारा सम्मान है, बाहर केवल अपमान मिलेगा। गांव के चौकीदार ने उस रात कुछ संदिग्ध हलचल देखी और उसने तुरंत मुखिया को सूचना दी कि माया के घर के पास कुछ बाहरी लोग मंडरा रहे हैं जो गांव के नहीं लगते और उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुखिया ने तुरंत कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और उनके बादे को खरीद करी सावधानी से माया के घर की ओर बढ़ने लगे, ताकि वे देख सकें कि आखिर चल क्या रहा है और क्या माया वाकई किसी खतरे में है या वह खुद इसका हिस्सा है। गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी और हर घर की खिड़कियां धीरे से खुल रही थीं, क्योंकि सबको लग रहा था कि आज कोई बड़ा धमाका होने वाला है। माया अपने घर की दहलीज पर खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अपनी आत्मा का सौदा कर रही है। लेकिन तभी उसने विक्रम को कुछ अनजान लोगों के साथ बात करते हुए सुना जो उसके घर के पीछे खड़े थे। उनकी बातों से उसे पता चला कि विक्रम उसे शहर ले जाकर किसी और को बेचने की योजना बना रहा है और वह गहनों के साथ साथ माया का भी सौदा कर चुका है, जिससे माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का इतना बड़ा एहसास हुआ कि वह कांपने लगी और उसे लगा कि काश उसने दादी माँ की बात मान ली होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। जैसे ही विक्रम ने माया का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, माया ने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ा लिया और जोर से चिल्लाई कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तुम एक धोखेबाज और नीच इंसान हो जिसने मेरे प्यार का अपमान किया है। उसकी आवाज सुनकर मुखिया और गांव के लोग वहां पहुंच गए और विक्रम के साथियों को घेर लिया, जिससे वहां एक भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई और विक्रम का असली चेहरा सबके सामने आ गया। माया जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने एक नालायक इंसान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उस काली रात के बाद जब सूरज की पहली किरण सूर्यपुर की धरती पर पड़ी, तो वह रोशनी माया के लिए कोई नई उम्मीद नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द लेकर आई थी, जिसे वह चाहकर भी शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। गांव के लोग अब उसे केवल शक की नजरों से नहीं देख रहे थे, बल्कि उनकी आंखों में एक ऐसा तिरस्कार था जो उसकी आत्मा को छलनी कर रहा था और उसे अपनी ही परछाई से डर लगने लगा था। वह अपने घर के आंगन में गुमसुम बैठी थी, जहां हर चीज उसे उसकी उसी मूर्खता की याद दिला रही थी जिसने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। विक्रम को गांव के मुखिया ने पंचायत घर के एक कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन उसकी बेशर्मी अभी भी कम नहीं हुई थी और वह वहां से भी ऊंची आवाज में चिल्लाकर माया को बदनाम करने की धमकियां दे रहा था। वह कह रहा था कि माया ने ही उसे उकसाया था और वह खुद उसके साथ भागने के लिए तैयार थी, जिससे गांव वालों के मन में माया के प्रति नफरत और भी बढ़ गई थी। माया को जब यह पता चला तो उसे लगा कि जिस व्यक्ति के लिए उसने अपनी मर्यादा दांव पर लगा दी, वह कितना नीच और अवसरवादी निकला, जो अब अपनी जान बचाने के लिए उसे ही बलि का बकरा बना रहा था। दोपहर के समय जब गांव में सन्नाटा था, माया ने हिम्मत जुटाई और उस स्थान पर गई जहां विक्रम ने अपना सामान छिपाकर रखा था, क्योंकि उसे लगा कि शायद वहां उसे कुछ ऐसा मिल जाए जो उसकी बेगुनाही साबित कर सके। उसने झाड़ियों के पीछे छिपे एक पुराने चमड़े के थैले को ढूंढ निकाला और जब उसने उसे खोला तो उसके भीतर की चीजें देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें कई फर्जी दस्तावेज और शहर के कुछ बड़े दलालों के नाम लिखे हुए थे। वह अब समझ चुकी थी कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसमें उसे फंसाया गया था। थैले के भीतर से उसे कुछ ऐसी चिट्ठियां भी मिलीं जो विक्रम ने शहर में बैठे अपने साथियों को लिखी थी, जिनमें उसने सूर्यपुर की जमीनों और माया के घर को हड़पने की पूरी योजना का विस्तार से वर्णन किया था। उन चिट्ठियों में माया का जिक्र एक मूर्ख और भावुक शिकार के रूप में किया गया था, जिसे आसानी से प्यार के जाल में फंसाया जा सकता था। यह पढ़कर माया की आंखों से खून के आंसू बहने लगे।
उसे अपनी सादगी पर रोना आया कि कैसे उसने एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो उसे केवल एक वस्तु समझकर उसका सौदा करने की योजना बना रहा था। माया ने उन कागजात को अपने सीने से लगा लिया और उसे लगा कि अब उसे चुप रहने के बजाय अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि यदि वह अब भी शांत रही तो यह समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा और न ही वह खुद को कभी देख पाएगी। उसने अपने घर की उस तुलसी की चेरी के पास बैठकर कसम खाई कि वह विक्रम के असली चेहरे को सबके सामने लाकर ही दम लेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसके भीतर की वह डरी हुई लड़की अब धीरे धीरे एक साहसी स्त्री में बदल रही थी, जिसे अपनी मर्यादा की रक्षा करना बखूबी आता था। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने आईं तो उन्होंने माया को वहां खड़ा देखा और हमेशा की तरह ताने मारना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार माया ने अपनी नजरें नीचे नहीं झुकाईं, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा। एक औरत ने कहा कि देखो, इस कुल्टा को इतनी बदनामी के बाद भी इसे शर्म नहीं आती और यह खुलेआम बाहर घूम रही है जैसे इसने कोई महान काम किया हो। माया ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि शब्दों से अधिक उसके कार्य उन्हें जवाब देंगे। और वह चुपचाप अपना घड़ा भरकर वहां से अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे गांव का पुराना माली काका रामू मिला, जो बरसों से उसके बगीचे की देखभाल करता था और जिसने माया को बचपन से बढ़ते हुए देखा था। उसकी आंखों में आज भी माया के लिए वही पुराना स्नेह और दया भाव था। उसने माया के पास जाकर बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि बिटिया, जब दर्पण एक बार टूटता है तो वह चुभने लगता है, लेकिन याद रखना कि मिट्टी से बनी मूरत को दोबारा गढ़ा जा सकता है, यदि विश्वास पक्का हो। काका की इस एक बात ने माया के गिरते हुए हौसले को जैसे संजीवनी दे दी हो और उसे लगा कि गांव में अभी भी कुछ लोग उसे समझते हैं। लेकिन काका की विश्वास पक्का हो कि शहलक में काका की गांव में अभी भी कुछ लोग उसे समझते हैं। माया ने घर लौटकर उन सभी सबूतों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें ध्यान से पढ़ने लगी, ताकि वह पंचायत के सामने विक्रम के हर झूठ का डंके की चोट पर जवाब दे सके और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पा सके। उसे पता चला कि विक्रम पहले भी 3 गांवों में इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका था और वहां की भोली भाली महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था, जिसका रिकॉर्ड उन कागजात में छिपा हुआ था। यह सब जानकर माया का खून खौल उठा और उसने तय किया कि वह इस अपराधी को सजा दिलाकर ही रहेगी, ताकि कोई और स्त्री इसकी शिकार न बने। शाम होते होते गांव में यह खबर फैल गई कि माया के पास विक्रम के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत हैं और वह कल होने वाली बड़ी पंचायत में सबको सच बताने वाली है, जिससे गांव के पुरुष और महिलाएं सभी हैरान रह गए। कुछ लोगों का मानना था कि यह माया की एक और चाल है खुद को बचाने की, जबकि कुछ लोग अब उसके साहस की दबी जुबान में प्रशंसा करने लगे थे, क्योंकि एक अकेली स्त्री का समाज के सामने खड़ा होना बहुत बड़ी बात थी। वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी और हर कोई कल की सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जो गांव का भविष्य तैयार करने वाली थी। उस रात माया को नींद नहीं आई। वह रात भर अपने घर के आंगन में टहलती रही और उन पलों को याद करती रही जब वह विक्रम की मीठी बातों में आकर अपने संस्कारों को भूल गई थी और उसने खुद को कितना छोटा बना लिया था। उसने महसूस किया कि प्यार का मतलब खुद को खोना नहीं होता, बल्कि खुद को और अधिक निखारना होता है। और उसने जो किया वह प्यार नहीं बल्कि एक अंधा मोह था, जिसने उसकी सोचने समझने की शक्ति को छीन लिया था। उसने चांद की रोशनी में अपनी माँ के पुराने गहनों को देखा और सोचा कि इन्हें वह कभी किसी धोखेबाज के हाथ नहीं लगने देगी। रात के तीसरे पहर में जब सब सो रहे थे, विक्रम ने किसी तरह पंचायत घर की खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के नौजवानों ने, जो पहरा दे रहे थे, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इस घटना ने गांव वालों के गुस्से को और भी भड़का दिया और अब वे विक्रम को किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूड में नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसने उनके गांव की शांति भंग की है। माया ने यह शोर सुना, लेकिन वह बाहर नहीं गई। वह अपनी तैयारी में जुटी रही, क्योंकि उसे पता था कि असली लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि समाज की सोच के खिलाफ है।
अगली सुबह माया ने बहुत ही सादगी के साथ अपनी सबसे पुरानी और साफ सूती साड़ी पहनी और माथे पर एक छोटा सा तिलक लगाया, जो उसकी दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक था। और वह पंचायत की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसके चेहरे पर अब वह पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो केवल सत्य की राह पर चलने वालों के पास होती है और जिसे देखकर लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़ देते थे। उसके हाथ में वह थैला था जिसमें विक्रम के काले कारनामों का सारा कच्चा चिट्ठा बंद था और जो आज सबका भविष्य बदलने है वाला था। जैसे ही वह गांव की बड़ी चौपाल पर पहुंची, जहां सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, एक सन्नाटा छा गया और सबकी निगाहें उस पर टिक गईं, मानो वे उसकी आत्मा को पढ़ लेना चाहते हों कि वह क्या कहने वाली है। मुखिया जी ने माया को बोलने की अनुमति दी और कहा कि माया, अगर तुम्हारे पास अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कहो, वरना गांव का कानून सबके लिए बराबर है और तुम्हें दंड भुगतना होगा। माया ने गहरी सांस ली और बहुत ही शांत लेकिन बुलंद आवाज में बोलना शुरू किया कि मैं यहाँ अपनी सफाई देने नहीं, बल्कि आप सबको एक सच्चाई दिखाने आई हूँ जिसे आप अब तक अनदेखा कर रहे थे। उसने एक एक करके विक्रम के उन पत्रों को पढ़ना शुरू किया जिसमें उसने गांव वालों को जाहिल और लालची कहा था और बताया था कि कैसे वह यहाँ की जमीनों को हड़पकर सबको सड़क पर लाने वाला था, जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के वे लोग जो अब तक माया को दोषी मान रहे थे, अब विक्रम की ओर नफरत भरी नजरों से देखने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि माया ने अनजाने में ही सही, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। माया की आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने पत्थर दिल इंसानों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। माया ने आगे बताया कि कैसे उसे प्यार के नाम पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और कैसे उसे विवश किया गया कि वह समाज के खिलाफ जाए ताकि विक्रम अपनी योजनाओं में सफल हो सके, और वह केवल एक मोहरा बनी रही। उसने समाज से सवाल पूछा कि क्या एक स्त्री की गलती इतनी बड़ी होती है कि आप उसकी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन उस अपराधी को भूल जाते हैं जो समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। उसकी इन बातों ने चौपाल पर बैठे बुजुर्गों के सिर शर्म से झुका दिए और गांव की औरतों की आंखों में भी नमी आ गई, क्योंकि उन्होंने माया के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। विक्रम ने बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और चिल्लाया कि यह सब झूठ है और माया अपनी बदनामी छुपाने के लिए ये कहानियां गढ़ रही है। लेकिन तभी माया ने वह फोटो निकाली जिसमें विक्रम अपनी शहर वाली पत्नी और बच्चों के साथ खड़ा था। यह अंतिम प्रहार था जिसने विक्रम के सारे दावों को धूल में मिला दिया और पूरे गांव में शोर मच गया कि यह आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है जिसने एक बेसहारा लड़की की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मुखिया जी ने तुरंत फैसला लिया कि विक्रम को पुलिस के हवाले किया जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी ताकि भविष्य में कोई ऐसा दुस्साहस न करे। माया की जीत केवल उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि यह उस हर स्त्री की जीत थी जिसे समाज अक्सर गलत समझता है और उसे अपनी बात कहने का मौका नहीं देता। और आज सूर्यपुर ने एक नया इतिहास लिखा था। जैसे ही विक्रम को पुलिस ले जाने लगी, माया उसके पास गई और केवल इतना कहा कि तुमने मेरा भरोसा तोड़कर मुझे कमजोर नहीं किया, बल्कि मुझे यह सिखाया कि मुझे खुद से कितना प्यार करना चाहिए और मैं तुम्हारे बिना भी पूर्ण हूँ। विक्रम की नज़रों में उस समय जो हार और अपमान था, वह उसकी सजा से भी कहीं बढ़कर था और वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। पंचायत खत्म होने के बाद गांव के कई लोग माया के पास आए और उनसे अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगी, लेकिन माया ने किसी से कोई शिकायत नहीं रखी, क्योंकि वह जानती थी कि समाज का स्वभाव ही ऐसा है जो बिना सोचे समझे न्याय कर देता है। दादी माँ ने उसे गले लगाया और कहा कि आज तूने साबित कर दिया कि तू इस गांव की बेटी है और तूने हमारे गांव की लाज बचा ली। मुझे तुझ पर गर्व है बिटिया। माया की आंखों में उस समय खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे अपना वह सम्मान वापस मिल गया था जो उसे अपनी जान से भी प्यारा था, और वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उस दोपहर जब वह वापस अपने घर आई तो उसे अपना घर पहले से भी अधिक सुंदर और शांत लगने लगा, जैसे घर की दीवारों ने भी उसे माफ कर दिया हो और वे उसका स्वागत कर रही हों।
उसने अपने आंगन की मिट्टी को छुआ और महसूस किया कि असली शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर के स्वाभिमान में होती है, जिसे उसने फिर से पा लिया था। उसने तय किया कि वह बनकर की अपने खोट शांति कहरा और फो छुआ। अब कभी किसी और के लिए खुद को नहीं खोएगी और अपनी पहचान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएगी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं। गांव का वह वातावरण जो कुछ दिनों से बहुत तनावपूर्ण था, अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा था और लोग फिर से अपने कामकाज में लग गए थे। लेकिन इस बार उनके मन में माया के प्रति एक नया सम्मान था। माया ने अपने घर के दरवाजे सबके लिए खोल दिए और उसने गांव की उन लड़कियों को पढ़ाना और हुनर सिखाना शुरू किया जो अक्सर घर की चारदीवारी में कैद रहती थीं। उसका घर अब केवल एक निवास स्थान, एक सेज बात की एक सी नहीं था, बल्कि वह एक आशा की किरण बन गया था, जहां से बदलाव की नई लहर शुरू होने वाली थी और जो सबको प्रेरित कर रही थी। सूर्यपुर के उस पुराने नीम के पेड़ ने आज फिर एक नई कहानी को पूरा होते देखा था, जहां एक पीड़ित स्त्री ने अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति में बदल दिया और समाज को आईना दिखाया कि सत्य कभी छुप नहीं सकता। हवाओं में अब एक नई ताजगी थी और पक्षियों का चहकना भी जैसे माया की जीत का जश्न मना रहा हो, जिससे पूरा वातावरण आनंदित हो उठा था। माया ने महसूस किया कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है यदि हम उसे अपनी शर्तों पर जिएं और अपनी मर्यादा की रक्षा स्वयं करें, बिना किसी बाहरी सहारे के इंतजार किए। रात को जब माया अपने बिस्तर पर लेटी तो उसे वह डरावना सपना दोबारा नहीं आया जिसने उसे कई दिनों से परेशान कर रखा था, बल्कि उसे एक गहरी और शांत नींद आई जैसी उसे सालों से नहीं मिली थी। उसने अपने मन में एक विचार स्पष्ट कर लिया था कि प्रेम अवश्य करना चाहिए, लेकिन उससे पहले स्वयं से प्रेम करना सीखना सबसे जरूरी है, क्योंकि जो खुद का सम्मान नहीं कर सकता वह दूसरों से सम्मान की अपेक्षा कैसे कर सकता है। उसकी बंद आंखों के पीछे अब नए सुनहरे भविष्य के सपने थे जो हकीकत में बदलने के लिए बेताब थे, और वह पूर्णतः शांत थी। अगले दिन की सुबह एक नई ऊर्जा लेकर आने वाली थी और माया उस ऊर्जा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, क्योंकि वह पुरानी माया नहीं थी जो दूसरों की बातों में आ जाए, बल्कि वह एक नई सशक्त महिला थी। उसने अपने बगीचे में कुछ नए पौधे लगाए जो इस बात का प्रतीक थे कि पुराने पत्तों के गिरने के बाद ही नई कोपलें आती हैं और जीवन फिर से हरा भरा हो जाता है। उसकी मुस्कान में अब वह ठहराव था जो केवल संघर्षों से तपकर बाहर निकलने वाले इंसानों के पास होता है और जो सबको शांति प्रदान करता है। अगले दिन की सुबह सूर्यपुर के लिए एक नई पवित्रता लेकर आई थी, जैसे गंगा के जल से पूरे गांव का अभिषेक हुआ हो और हवा में मौजूद कड़वाहट धीरे धीरे कम होने लगी थी। माया ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने घर की देहरी को शुद्ध किया और उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया जिसे वह अपनी मर्यादा का रक्षक मानती थी। उसके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था और अब उसे किसी भी प्रकार के भय या संकोच का अनुभव नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने सत्य का साथ दिया था। उसने पूरे आंगन में गोबर और मिट्टी का लेप लगाया ताकि पिछले कुछ दिनों की नकारात्मकता हमेशा के लिए दूर हो जाए। गांव की चौपाल पर आज माहौल पूरी तरह से बदल चुका था और कल तक जो लोग माया की बुराई कर रहे थे वे अब विक्रम के धोखे की कहानियां एक दूसरे को सुना रहे थे। मुखिया जी ने साफ कह दिया था कि इस गांव में अब किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना पूरी जांच पड़ताल के शरण नहीं दी जाएगी, ताकि फिर कभी कोई हमारी बेटियों की सादगी का फायदा न उठा सके। लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि उन्होंने माया को परखने में बहुत बड़ी भूल की थी और उसे अकेला छोड़कर उसे और भी बड़े खतरे में डाल दिया था। पुलिस की जीप जब विक्रम को लेकर गांव की सीमा से बाहर जा रही थी, तब गांव के हर कोने से लोगों की आवाजें आ रही थीं, जो समाज में गंदगी फैलाने वाले ऐसे लोगों का तिरस्कार कर रहे थे। विक्रम का सिर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर वह कल वाली अकड़ अब कहीं नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी असलियत अब सबके सामने नग्न हो चुकी थी। माया ने दूर से ही उस गाड़ी को जाते हुए देखा और एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे उसके जीवन का एक काला अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया हो और अब उसे नई शुरुआत करनी थी।
घर के भीतर लौटकर माया ने विक्रम द्वारा छोड़ी गई हर एक चीज को इकट्ठा किया और उन्हें गांव के बाहर बने कूड़ेदान में फेंकने का निश्चय किया, क्योंकि वह अपने घर में धोखे की कोई भी निशानी नहीं चाहती थी। उसने उन खिड़कियों को खोल दिया जो हफ्तों से बंद थीं और कमरे में ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी को आने दिया, ताकि घर का कोना कोना फिर से चमक उठे। सफाई करते समय उसने महसूस किया कि उसका घर अब फिर से उसे अपना सा लगने लगा है और दीवारें भी जैसे उसे उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दे रही हैं। दोपहर के समय गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं माया के घर आईं और उन्होंने चुपचाप उसके पास बैठकर अपनी पिछली बातों के लिए खेद प्रकट किया, जिसे देखकर माया की आंखों में नमी आ गई। लीला काकी ने माया का हाथ पकड़कर कहा कि बेटी, हमें माफ कर देना। हम तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे थे और हमने तुम्हारी व्यथा को समझने के बजाय तुम्हें ही दोषी ठहराया। माया ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि काकी, समाज अक्सर वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है और मुझे आप सबसे कोई गिला शिकवा नहीं है। माया ने उन महिलाओं को अपने हाथ से बनी हुई ठंडी छाछ पिलाई और उनसे बड़े ही प्रेम भाव के साथ बातें कीं, जिससे गांव की कड़वाहट मिठास में बदलने लगी और रिश्तों का नया ताना बाना बुनने लगा। गांव में अब यह चर्चा होने लगी थी कि कैसे एक अकेली बाध है और केश के गांव में और एक इन्फर आस के लिए स्त्री ने अपने विवेक और साहस से न केवल अपनी रक्षा की बल्कि पूरे गांव को एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से बचा लिया। माया की सूझबूझ की प्रशंसा अब घर घर में होने लगी थी और उसे गांव के सम्मान का नया प्रतीक माना जाने लगा था, जिसे कोई नहीं गिरा सकता था। दादी माँ शाम को फिर से आईं और इस बार उनकी लाठी की आवाज में एक अलग ही खनक थी, जैसे वे भी अपनी पोती की जीत से बहुत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रही हों। उन्होंने माया से कहा कि जब सोने को आग में तपाया जाता है तो वह और भी अधिक शुद्ध होकर निकलता है, और तूने भी अपने चरित्र की अग्नि परीक्षा देकर यह साबित कर दिया है। माया ने दादी माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया, क्योंकि उन्हीं के शब्दों ने उसे उस समय राह दिखाई थी जब वह पूरी तरह से भटक चुकी थी और हार मान चुकी थी। गांव के कुएं पर अब फिर से वही रौनक लौट आई थी, जहां माया अब बिना किसी झिझक के जाती थी और दूसरी औरतों के साथ हंसी मजाक करती थी, जो उसकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा था। कोई अब उस पर उंगली नहीं उठाता था, बल्कि अब सब उससे सलाह लेते थे कि कैसे बाहरी लोगों से सावधान रहा जाए और अपनी मर्यादा को कैसे सुरक्षित रखा जाए। माया ने महसूस किया कि सम्मान मांगने से नहीं बल्कि अपने कर्मों और स्वाभिमान से कमाया जाता है, और उसने वही किया जिसने उसे समाज में एक नई पहचान और ऊंचा स्थान दिलाया। माया के घर के पिछवाड़े में जो सब्जियां सूखने लगी थीं, अब उनमें फिर से नई जान आ गई थी, क्योंकि माया अब फिर से अपना पूरा समय उनकी देखभाल में लगाने लगी थी, जो उसे शांति देती थी। उसने तय किया कि वह अब अपनी जमीन पर एक छोटा सा केंद्र खोलेगी, जहां गांव की लड़कियां आकर सिलाई कढ़ाई सीख सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें, ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। उसका यह विचार गांव के मुखिया को बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे हर संभव मदद देने का वादा किया, जिससे गांव में एक नई प्रगति की शुरुआत हुई। बरसात के बाद की शाम अब और भी सुहानी लगने लगी थी और माया अपने आंगन में तुलसी के पास दिया जलाते समय मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी, जिसने उसे इतनी शक्ति दी। गांव के वातावरण से वह भारीपन अब पूरी तरह गायब हो गया था और उसकी जगह एक नई उमंग और विश्वास ने ले ली थी, जो सबके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। समाज ने अब यह स्वीकार कर लिया था कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जो उस गलती को सुधारकर आगे बढ़ जाता है वही असली महानता का हकदार होता है। मुखिया जी ने गांव की एक सभा बुलाई, जिसमें उन्होंने माया को गांव की मर्यादा रक्षक की उपाधि दी और उसे वह मान सम्मान दिया जिसकी वह हकदार थी, ताकि भविष्य में कोई भी स्त्री अपमानित महसूस न करे। उन्होंने घोषणा की कि गांव के कोष से माया के घर की मरम्मत कराई जाएगी और उसे वह सारी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे उसका जीवन और भी सरल और सुखमय हो सके। माया ने विनम्रतापूर्वक इन सुविधाओं को स्वीकार किया,
लेकिन उसने कहा कि उसका असली पुरस्कार गांव वालों का वह पुराना भरोसा और प्यार है जो उसने फिर से पा लिया है। घर के पुराने सामान को हटाते समय माया को अपनी माँ की एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उन्होंने लिखा था कि सम्मान वही है जो आईने में खुद को देखते समय महसूस हो, न कि दूसरों की नज़रों में। इन शब्दों ने माया के दिल को छू लिया और उसे एहसास हुआ कि उसने इतने दिनों तक व्यर्थ ही दूसरों की बातों को इतनी अहमियत दी थी, जबकि उसे केवल खुद को साबित करना था। उसने उस डायरी को अपने सिरहाने रखा ताकि वह हर दिन इन दिनों पर आक्रहान के लिए प्रेरणादायक शब्दों को पढ़ सके और अपने आत्मसम्मान को कभी भी किसी के लिए कमजोर न होने दे। गांव का वह व्यक्ति जिसने विक्रम की मदद की थी, उसे भी गांव से बाहर कर दिया गया और यह संदेश दिया गया कि सूर्यपुर में गद्दारों और धोखेबाजों के लिए कोई स्थान नहीं है, चाहे वे अपने ही क्यों न हों। इस कड़े फैसले से गांव में अनुशासन और विश्वास की एक नई लहर दौड़ी, जिसने सबको सुरक्षित महसूस कराया और माया को लगा कि उसकी लड़ाई अब पूरी तरह से सफल हो चुकी है। अब उसे किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि पूरा गांव उसके पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा था और उसे अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा था। माया ने अपने आंगन में कुछ नए फलदार वृक्ष लगाए जो इस बात का प्रतीक थे कि जीवन में धैर्य रखने से मीठे फल मिलते हैं और कठिन समय केवल हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आता है। वह अब रोज सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान करने लगी थी, जिससे उसका मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ और ऊर्जायुक्त रहने लगे थे और उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ गया था। लोग अब उसे केवल एक पीड़ित महिला के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखते थे जिसने अपनी किस्मत को खुद बदला था। गांव के मंदिर में उस दिन एक विशेष पूजा रखी गई जिसमें माया को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था ताकि वह अन्य महिलाओं को अपनी यात्रा और संघर्ष के बारे में कुछ बता सके। माया ने वहां बहुत ही संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली भाषण दिया जिसमें उसने कहा कि प्रेम का आधार केवल आकर्षण नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा होना चाहिए और खुद को खोकर किया गया प्रेम केवल विनाश लाता है। उसकी इन बातों को सुनकर कई युवतियों की आंखों में एक नई चमक आई और उन्होंने भविष्य में अधिक सावधान रहने का संकल्प लिया, जिससे समाज में जागरूकता फैली। रात के समय जब गांव में शांति छा जाती थी, माया अब बिना किसी डर के अपनी छत पर टहल सकती थी और तारों को निहारते हुए अपने भविष्य की नई योजनाएं बना सकती थी जो केवल उसके लिए थीं। उसने महसूस किया कि अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है खुद को बेहतर समझने का और अपनी क्षमताओं को पहचानने का जिसे वह अब तक नजरअंदाज करती आ रही थी। उसकी रातों में अब सिसकियों की जगह शांति थी और उसके सपनों में अब किसी राजकुमार का इंतजार नहीं था बल्कि अपनी सफलताओं की गूंज थी। घर का चूल्हा अब फिर से महकने लगा था और माया नए नए व्यंजन बनाकर गांव के बच्चों को खिलाती थी, जिससे उसके घर में हमेशा रौनक और बच्चों की किलकारियां गूंजती रहती थीं और उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। बच्चों के साथ समय बिताकर उसे अपनी कलकेर की गांव कर खुदता होता है। मासूमियत वापस मिल गई थी जिसे उसने विक्रम के उस काले साए में कहीं खो दिया था और अब वह फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी थी। उसका जीवन अब एक ठहरी हुई झील की तरह शांत और गहरा था जिसमें केवल सुख की लहरें उठ रही थीं और दुख का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। गांव के बाजार में भी अब माया का वैसा ही सम्मान था जैसा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का होता है और दुकानदार उसे सबसे अच्छी चीजें बिना मांगे ही दे देते थे क्योंकि वे उसकी सच्चाई का लोहा मान चुके थे। एक बार जब वह बाजार से लौट रही थी तो उसे वही छोटा लड़का मिला जिसने उसे चेतावनी भरा पत्र दिया था। माया ने उसे ढेर सारी मिठाइयां दीं और उसका आभार व्यक्त किया। उस बच्चे की मुस्कान ने माया को यह एहसास कराया कि दुनिया में बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई हमेशा कहीं न कहीं जीवित रहती है। सर्दियों की शुरुआत हो रही थी और गांव के लोग अब अलाव जलाकर बैठने लगे थे, जहां अक्सर माया की बहादुरी के किस्से सुनाए जाते थे और कैसे उसने एक धूर्त इंसान के जाल को अपनी बुद्धिमानी से काट फेंका। इन कहानियों ने गांव के युवाओं में एक नया जोश भरकर
दिया था और वे अब अपने गांव की मर्यादा की रक्षा के लिए और भी अधिक प्रतिबद्ध हो गए थे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और भी पुख्ता हुई। माया ने यह सब देखा और उसे लगा कि उसका संघर्ष केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के उत्थान के लिए बहुत जरूरी और समयोचित था। माया ने अपनी जमीन का एक हिस्सा गांव के अस्पताल के लिए दान करने का फैसला किया, ताकि किसी को भी इलाज के लिए शहर न जाना पड़े और समय पर सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें, जो उसकी उदारता का प्रमाण था। उसके इस कार्य की सराहना दूर दराज के गांवों तक हुई और सरकारी अधिकारियों ने भी आकर उसे सम्मानित किया, जिससे सूर्यपुर का नाम पूरे जिले में रोशन हुआ और सबकी नज़र में गांव की प्रतिष्ठा बढ़ी। माया को अब किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद अपने आप में एक संस्था बन चुकी थी जो दूसरों का सहारा थी। घर की पुरानी यादें जो कभी उसे तकलीफ देती थी, अब केवल एक धुंधली परछाई मात्र रह गई थीं, जिनका उसके वर्तमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि वह अपनी खुशियों का मालिक अब खुद बन गई थी। उसने अपने कमरे में एक सुंदर चित्र लगाया, जिसमें एक उड़ता हुआ पक्षी पिंजरे से आजाद हो रहा था, जो उसकी अपनी आजादी और स्वाभिमान की जीत का जीवंत चित्रण कर रहा था। उसकी आंखों में अब वह पुरानी मायूसी नहीं थी, बल्कि एक नया विश्वास और चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी और उसे शांति देती थी। उस रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटी, तो उसे अपने घर की दीवारों से एक सुकून भरी आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी कि अंततः सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा होना चाहिए था और मर्यादा की जीत हुई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक ऐसी गहरी नींद में चली गई, जो केवल उन लोगों को नसीब होती है जिनका मन की बात था साफ होता है और जिन्होंने अपने जीवन में सत्य की राह को चुना हो। कल की सुबह उसके लिए और भी सुनहरी होने वाली थी, क्योंकि वह अब खुद से प्रेम करना सीख चुकी थी और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सूर्यपुर का आकाश अब और भी साफ और नीला लग रहा था और हवाओं में एक ऐसा संगीत था जो केवल सुकून की रातों में सुनाई देता है, जब सारा संसार शांति से सो रहा होता है और मन प्रसन्न होता है। माया का घर अब गांव का सबसे शांत और पवित्र कोना बन गया था, जहां हर कोई आकर शांति का अनुभव करना चाहता था और जहां की सकारात्मकता सबको अपनी ओर खींचती थी। कहानी का यह हिस्सा अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा था, जहां न्याय और शांति का साम्राज्य स्थापित हो चुका था और सब खुश थे। सूर्यपुर के खेतों में सरसों के पीले फूल अब पूरी तरह से लहलहा रहे थे और हवा में बसंत की एक मीठी सी खुशबू घुली हुई थी, जिसने गांव के हर कोने को एक नया उत्साह और उमंग दे दिया था। गांव की गलियां अब उस पुराने विवाद और कड़वाहट को पूरी तरह से भूलकर एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी, जहां हर घर में शांति और विश्वास का वातावरण फिर से स्थापित हो गया था। माया के जीवन में भी अब वह स्थिरता और गरिमा आ गई थी, जिसे पाने के लिए उसने बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा और सामाजिक तिरस्कार सहा था। वह अब अपने घर की दहलीज पर बैठकर ढलते हुए सूरज की उन सुनहरी किरणों को निहार रही थी, जो उसके आंगन को सोने जैसा चमका रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ माया अपनी दिनचर्या शुरू करती थी और अब उसके चेहरे पर वह पुरानी चिंता नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास की चमक रहती थी, जो दूसरों को भी प्रेरित करती थी। वह अपने बगीचे में जाकर फूलों को पानी देती और उनके साथ बातें करती जैसे वे उसके परिवार का हिस्सा हों, क्योंकि प्रकृति ने ही उसे सबसे कठिन समय में सहारा और धैर्य दिया था। उसने अपने घर के पिछले हिस्से में एक छोटी सी पाठशाला शुरू की थी, जहां गांव की वे महिलाएं आती थीं जो जीवन की चुनौतियों से हार मान चुकी थीं या जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं था। माया उन्हें सिखाती थी कि स्वाभिमान से बड़ा कोई गहना नहीं होता और स्त्री को अपनी शक्ति स्वयं पहचाननी चाहिए। बगीचे में खिले हुए मोगरे और चमेली के फूलों की सुगंध से पूरा घर महकता रहता था और यह खुशबू माया के मन को एक अजीब सी शीतलता और प्रसन्नता प्रदान करती थी, जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वह अब खुद के लिए समय निकालती थी और अपनी पसंद की किताबें पढ़ती या पुराने राग गुनगुनाती थी, जो उसके हृदय के तारों को झंकृत कर देते थे और उसे जीवन की सुंदरता का एहसास कराते थे। गांव के लोग अब उसे सम्मान की नज़रों से देखते थे और अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उसके पास आते थे।
क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता अब पूरे दसवंदी दिखने के लिए सूर्यपुर में प्रसिद्ध हो चुकी थी। एक दोपहर जब गांव की लड़कियां उसके पास सिलाई सीखने आई थीं, तो माया ने उन्हें बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहा कि मेरी प्यारी बच्चियों, हमेशा याद रखना कि समाज तुम्हें वही स्थान देगा जो तुम खुद अपने लिए तय करोगी। कभी भी किसी के झूठे प्रेम के जाल में आकर अपनी मर्यादा और अपने आत्मसम्मान का सौदा मत करना, क्योंकि जो तुम्हें सच में प्यार करेगा वह कभी तुम्हें गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। लड़कियों ने उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और उनके मन में अपने भविष्य के प्रति एक नई समझ और जागरूकता पैदा हुई जो उन्हें सशक्त बनाने वाली थी। गांव के माहौल में अब वह संकीर्णता नहीं रही थी जो कुछ समय पहले तक दिखाई देती थी, और इसके पीछे माया का वह निस्वार्थ संघर्ष था जिसने सबको अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया था। लोग अब समझ चुके थे कि किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालना बहुत आसान है, लेकिन उसकी सच्चाई तक पहुंचना और उसका साथ देना ही असली इंसानियत है जो समाज को मजबूत बनाती है। मुखिया जी ने भी गांव की चौपाल पर कई बार माया की प्रशंसा की और उसे गांव की प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। दादी माँ अब अक्सर शाम के समय माया के घर आकर बैठती थी और पुराने जमाने की कहानियां सुनाती थीं, जो माया को अपनी जड़ों से और भी गहराई से जोड़ने का काम करती थीं। उन्होंने एक दिन माया से कहा कि बिटिया, तूने वह कर दिखाया जो अच्छे अच्छे शूरवीर भी नहीं कर पाते। तूने न केवल खुद को संभाला बल्कि इस पूरे गांव की सोच को एक नई दिशा और गहराई दी है। माया ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ थाम लिए और कहा कि यह सब आपकी दुआओं और ईश्वर की कृपा का फल है कि मैं आज अपने घर में सुकून की सांस ले पा रही हूँ। गांव में अब एक सामूहिक उत्सव की तैयारी चल रही थी क्योंकि फसल की कटाई शुरू होने वाली थी, और हर साल की तरह इस बार भी गांव के मंदिर के पास एक बड़ा मेला लगने वाला था। माया ने इस मेले में गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और पकवानों की प्रदर्शनी लगाने का सुझाव दिया ताकि वे अपनी कला को दुनिया के सामने रख सकें और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। इस विचार को पूरे गांव ने बहुत ही उत्साह के साथ स्वीकार किया और हर घर में इसकी तैयारी बड़े जोर शोर से शुरू हो गई, जिससे पूरे सूर्यपुर में उत्सव का माहौल बन गई। रसोई में काम करते समय माया अक्सर लकड़ी के जलने की आवाज और मसालों की खुशबू में खो जाती थी, जो उसे उसके बचपन की याद दिलाती थी जब वह अपनी माँ के साथ बैठकर रोटियां बनाती थी। वह अब बहुत ही सादा और शुद्ध भोजन करती थी जो न केवल उसके शरीर को बल्कि उसके मन को भी ऊर्जावान बनाए रखता था और उसे एक नई स्फूर्ति का अनुभव कराता था। उसने महसूस किया कि सुख केवल बड़ी चीजों में नहीं बल्कि जीवन की इन छोटी छोटी खुशियों और शांति में छिपा होता है, जिसे हम अक्सर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरी तरह भूल जाते हैं। मेले के दिन पूरा सूर्यपुर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा और हर तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, जो गांव की समृद्धि और खुशहाली का संदेश दे रही थी, जिसे देखकर सबका मन प्रसन्न था। माया ने रेशमी साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर वह शालीनता थी जो वर्षों की तपस्या के बाद आती है, और वह मेले में हर किसी का स्वागत बड़े ही आदर और मुस्कान के साथ कर रही थी। गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए सामानों की बहुत प्रशंसा हुई और उन्होंने पहली बार अपनी मेहनत की कमाई का स्वाद चखा, जिससे उनके आत्मविश्वास में कई गुना बढ़ोतरी। उस शाम जब सभी लोग इकट्ठा हुए तो गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी जी ने माया को सम्मानित करते हुए कहा कि आज से यह गांव तुम्हें केवल एक बेटी के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में याद रखेगा। उन्होंने माया को एक चांदी का कलश भेंट किया जो उसकी पवित्रता और उसके अडिग करेश के तुम माया को काव की कारी के जानती और उसकी बदल भी कार के गणेश की और उसकी संकल्प का प्रतीक था, जिसे पाकर माया की आंखें भर आईं और उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने सभा को संबोधित करते हुए केवल इतना कहा कि जब तक हम खुद का सम्मान नहीं करेंगे, दुनिया हमें सम्मान नहीं देगी। इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें। माया की बातों ने वहां मौजूद हर पुरुष और महिला के दिल को छू लिया
और उन्होंने महसूस किया कि वाकई आत्म प्रेम और स्वाभिमान ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। लोग अब उसे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा के रूप में देखने लगे थे, जिसने समाज की पुरानी और सड़ी गली परंपराओं को चुनौती देकर एक नई और स्वस्थ संस्कृति की नींव रखी थी। पूरा वातावरण माया दीदी की जय के नारों से गूंज उठा और उस रात सूर्यपुर का आकाश पटाखों की रोशनी से सराबोर होकर अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। घर लौटते समय चांद की दूधिया रोशनी में माया ने अपने पुराने नीम के पेड़ को देखा और उसे लगा कि वह पेड़ भी आज उसे अपनी शाखाएं झुकाकर सलाम कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी गरिमा को बचा लिया था। उसने अपने आंगन की मिट्टी को एक बार फिर चूमा और महसूस किया कि धरती माँ ने उसे अपनी गोद में फिर से जगह दे दी है और अब उसे कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके मन के सारे पुराने जख्म अब पूरी तरह भर चुके थे और उनकी जगह एक नई ऊर्जा और शांति ने ले ली थी, जो उसे जीवन भर सहारा देने वाली थी। रात के शांत माहौल में जब सब सो गए थे, माया अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई ठंडी हवा का आनंद ले रही थी, जो उसके चेहरे को सहलाते हुए गुजर रही थी और उसे सुकून दे रही थी। उसने उस समय को याद किया जब वह विक्रम के लिए पागल थी और उसने अपनी मर्यादा को ताक पर रख दिया था, और अब वह खुद पर हंस रही थी कि वह कितनी भोली और नादान थी। उसे एहसास हुआ कि जो इंसान आपकी कद्र नहीं करता, उसके पीछे भागना केवल समय की बर्बादी है और जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उसने अपनी डायरी में आज एक आखिरी पन्ना लिखा, जिसमें उसने लिखा कि कभी भी किसी के लिए इतना मत गिरो कि तुम्हें अपना चेहरा आईने में देखने में शर्म आने लगे, क्योंकि आत्मसम्मान ही हमारी असली पहचान है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन यह तभी सार्थक है जब इसमें दोनों तरफ से बराबर का सम्मान और विश्वास हो, वरना वह केवल एक मानसिक और भावनात्मक गुलामी के सिवा और कुछ नहीं होता। उसने यह सीख हर उस व्यक्ति के लिए लिखी जो आज भी किसी गलत रिश्ते में घुट रहा है और जिसे अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। अब माया की जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, जिसका हर पन्ना साहस, सत्य और आत्मप्रेम की कहानियों से भरा हुआ था, और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने के लिए तैयार था। वह अब किसी का इंतजार नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह स्वयं के लिए पर्याप्त है और उसकी खुशियां किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। उसकी आंखों में अब जो गहराई थी, वह समुद्र की तरह शांत थी, जिसमें केवल शांति और तृप्ति की लहरें उठ रही थीं और जो सबको सुखद अनुभव करा रही थीं। गांव का हर बच्चा अब उसे माया बुआ कहकर पुकारता था और उसके पास कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा होता था, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती थी और उसे लगता था कि उसका जीवन अब पूरी तरह सार्थक हो गया है। उसने बच्चों को सिखाया कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, कभी भी अपना सत्य मत छोड़ना और हमेशा अपनी मर्यादा की रक्षा करना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और ढाल बनेगी। बच्चों की मासूम हंसी और उनकी जिज्ञासा ने माया के बुढ़ापे को भी जवानी जैसी ऊर्जा से भर दिया था और वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। सर्दियों की एक सुनहरी सुबह, जब धुंध धीरे धीरे छंट रही थी, माया ने अपने आंगन में कुछ नए औषधीय पौधे लगाए ताकि वह गांव के बीमार लोगों की मदद कर सके और उन्हें प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ बना सके। उसका सेवा भाव अब और भी बढ़ गया था, क्योंकि वह जानती थी कि दूसरों की मदद करना ही खुद को खुश रखने का सबसे 2000 है बेहतरीन तरीका है, जिसे उसने अपने अनुभवों से सीखा था। गांव का अस्पताल अब बनकर तैयार हो गया था और माया ने उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी, जिसे वह बखूबी निभा रही थी। एक बार फिर गांव के बुजुर्गों ने माया को सलाह दी कि उसे अब अपने लिए कोई जीवन साथी चुन लेना चाहिए, लेकिन माया ने बहुत ही विनम्रता के साथ मना कर दिया और कहा कि अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि मैंने खुद को ढूंढ लिया है और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अब मैं अपनी आज़ादी और अपनी शांति को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसके इस निर्णय का सबने सम्मान किया, क्योंकि वे जानते थे कि माया अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है
जहां उसे किसी बाहरी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन के इस पड़ाव पर आकर माया को यह पूर्णतः समझ आ गया था कि प्रेम का मतलब केवल किसी पुरुष या स्त्री का साथ होना नहीं है, बल्कि यह अपने अस्तित्व के प्रति एक गहरा अनुराग और समर्पण है। उसने महसूस किया कि जब तक हम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में नहीं बदलते, तब तक कोई भी बाहरी रोशनी हमारे जीवन को उज्ज्वल नहीं कर सकती और न ही हमें सच्ची खुशी दे सकती है। उसकी मुस्कान अब और भी गहरी और अर्थपूर्ण हो गई थी, जिसमें एक ऐसा संतोष था जो केवल उन लोगों को मिलता है जिन्होंने खुद को जीत लिया हो। गांव के वातावरण में अब हर रोज एक नई कहानी जन्म लेती थी, लेकिन माया की कहानी उन सब में सबसे ऊपर थी, क्योंकि यह एक ऐसी स्त्री की कहानी थी जिसने हार को जीत में बदल दिया था। सूर्यपुर अब केवल एक गांव नहीं रह गया था, बल्कि वह नारी शक्ति और अब्दिक सान में गांव ने कोने के तीन्स के काफी समझकार है। आत्मसम्मान का एक ऐसा केंद्र बन गया था जिसकी चर्चा दूर दूर के प्रदेशों में होने लगी थी और लोग यहाँ की व्यवस्था देखने आते थे। माया ने अपनी सादगी और मेहनत से उस मिट्टी का कर्ज उतार दिया था जिसने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था और उसे अपनी मर्यादा की शिक्षा दी थी। रात की खामोशी में जब गीदड़ों की आवाजें सुनाई देती थीं और पूरा गांव कंबल ओढ़कर सो जाता था, माया अपने आंगन के बीचों बीच खड़े होकर आकाश के उन अनगिनत सितारों को देखती थी जो उसे निरंतर चमकने की प्रेरणा देते थे। वह महसूस करती थी कि ब्रह्मांड की हर चीज उसे यह कह रही है कि तुम अकेली नहीं हो, तुम उस अनंत शक्ति का हिस्सा हो जिसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता यदि तुम अपने सत्य पर अडिग रहो। उसकी सांसें अब बहुत ही लयबद्ध और शांत थीं, जो उसकी मानसिक शांति और शरीर के पूर्ण संतुलन का प्रमाण थीं और जो उसे सुकून दे रही थीं। कहानी के इस अंतिम मोड़ पर आकर हम यह देख सकते हैं कि माया ने कैसे अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और कैसे उसने एक नालायक इंसान के धोखे को अपने आत्म परिष्कार का एक सुनहरा अवसर बना लिया। उसने साबित कर दिया कि प्रेम में की गई मूर्खता का अंतात और खीसे जान में आत्माया के दोहता का अंतात, माया का अपने दुखता का अंतात, सत्र संवाद की दोहता का अंतात, दोहता का अंत केवल विनाश नहीं बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत भी हो सकता है, यदि हमारे भीतर खुद को बदलने और सुधारने की तीव्र इच्छा और साहस हो। माया अब सूर्यपुर की वह शीतल चांदनी थी जो सबको राह दिखाती थी और जिसके बिना गांव की रातें अब अधूरी और फीकी सी लगती थीं। अब जब आप सोने जा रहे हैं, तो माया की इस कहानी को अपने मन में बसा लें और याद रखें कि आप स्वयं में अद्वितीय और पूर्ण हैं। आपको अपनी खुशियों के लिए किसी और के प्रमाणीकरण की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी खुद की गरिमा और मर्यादा को उसके बदले में मत खोना, क्योंकि खोया हुआ सम्मान वापस पाना बहुत ही कठिन और दर्दनाक होता है, जिसे माया ने भोगा था। अपने भीतर के उस प्रकाश को हमेशा जलाए रखें जो आपको सही राह दिखाए और आपको कभी भी किसी गलत इंसान के सामने झुकने या टूटने न दे। अंतिम रूप से यह कहानी हमें सिखाती है कि मूर्खता की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन समझदारी का समय कभी भी आ सकता है। बस जरूरत है तो एक कड़े फैसले की और खुद पर अटूट विश्वास रखने की, जो असंभव को संभव बना दे। माया अब चैन की नींद सोती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने अपना स्वाभिमान बचा लिया है और वह अब किसी की मोहताज नहीं है, बल्कि अपनी तकदीर की मालकिन खुद बना है चुकी है। आप भी अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप सुरक्षित हैं, सम्मानित हैं और सबसे बढ़कर आप स्वयं के प्रिय हैं। शुभ रात्रि और मीठे सपने।